नमस्कार, एग्ज़ाम हंट विद ज्योति मैम में आपका स्वागत है। आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 7 की एनसीईआरटी साइंस विषय पढ़ाएंगे। पिछली वीडियो में हमने क्लास 7 की साइंस का लेसन नंबर 1 पढ़ाया था। आज हम उसी के आगे लेसन नंबर 2 पढ़ाएंगे। ठीक है, प्राणियों में पोषण। तो उसी के आगे आज पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपने अध्ययन 1 में पढ़ा कि पादप पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बनाते हैं। जैसा हमने पढ़ा कि जो पादप होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में बनाते हैं। परंतु उसी में कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो किसी के ऊपर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मतलब किसी न किसी रूप में निर्भर रहते हैं। ठीक है, कुछ प्राणी सीधे ही पौधे का भक्षण करते हैं। कहने का मतलब कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो अपना भोजन सीधे ग्रहण कर लेते हैं और कुछ प्राणी सीधे ही पौधे का भक्षण करते हैं, जबकि अन्य उन जंतुओं का आहार बनाते हैं जो पेड़ पौधे। उसमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसे जंतु होते हैं जिन उन पौधों का भक्षण करते हैं, उन जंतुओं का भक्षण करते हैं जो पौधों को अपना आहार बनाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब और बनाते हैं जो पौधे खाते हैं, कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों खाते हैं। कहने का मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो पौधे भी खाते हैं, जंतु भी खाते हैं। याद रखिए कि मानव रहित सभी जीवों की वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब यह है कि जो मानव रहित सभी जीव होते हैं वो अपने शरीर की वृद्धि एवं गतिशील एवं स्वस्थ बनाने के लिए वो जो है हमारे खाद्य पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। बिना खाद्य पदार्थ के वो गतिशील नहीं रहेंगे, वो स्वस्थ नहीं रहेंगी, उनकी वृद्धि नहीं होगी। तो इसलिए हमें क्या है, खाद्य पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है, पोषक पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमें भोजन किसी न किसी रूप में हमारे शरीर के लिए उपयोगी होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसा हमने आपको बताया कि प्राणियों को स्वस्थ रहने के लिए, गतिशील रहने के लिए तथा शरीर की वृद्धि करने के लिए पोषक तत्वों की हमें आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आहार के अंतःग्रहण, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इनके उपयोग की विधि सन्निहित होती है। कहने के मतलब है कि आहार के अंतःग्रहण मतलब भोजन ग्रहण करने की विधि और उस शरीर को उपयोग करने की विधि सन्निहित होती है, मतलब शामिल होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मतलब भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, प्राणी क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करता है। कक्षा 6 में, क्लास 6 में पढ़ चुके होंगे कि खाद्य भोजन के अनेक संघटक हैं, स्मरण कर उनके नाम लिखिए। कहने का मतलब ये जो बीच में दिया गया है, इसमें आप अपने हिसाब से कुछ नाम लिखिए जो आपको स्मरण हो रहे। आगे पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ होते हैं। कहने का मतलब होता है, जैसे हम आपको समझाना चाहते हैं, जैसे जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य से जो है अपना भोजन बनाते हैं। तो क्या एक चैन बन रहा है, सूर्य से भोजन बनाया पेड़, तो ये पेड़ जो है भोजन का एक संगठक है। और संगठक को हम और इजीली करके जब मनुष्य लेता है तो उससे और मतलब वो धीरे धीरे एक चैन बनती है और चैन को हम एक इजी वे में, एक आसान तरीके से टूटते हैं। इसी को क्या कहते हैं, संगठन जटिल पदार्थ। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का प्रयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः उन्हें सरल पदार्थ में बदलना पड़ता है। कहने का मतलब होता है कि जो कुछ जो जीव जंतु होते हैं वो जो है जटिल पदार्थों का सीधे भक्षण नहीं कर सकते, सीधे खा नहीं सकते। उसको क्या करते हैं, उसको सरल रूप में जो है उसको बदलते हैं, तब लेते हैं। जैसा निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है। क्या किया गया है, आरेख में दिखाया गया है। ठीक है, में दिखाया गया है। जैसे इसमें जटिल पदार्थ है, क्या है ये हमारा, क्या है, जटिल पदार्थ है। जटिल पदार्थ को जो हम तोड़ते हैं तो वो क्या होता है, अलग अलग हो जाता है, सरल पदार्थ में टूट जाता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ में तोड़ना। तोड़ के ही मनुष्य जो है अपना भोजन ग्रहण करता है। चलिए आगे देखते हैं। परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है। जैसे जटिल पदार्थ है, जब जटिल पदार्थ को हम सरल पदार्थ में तोड़ेंगे तो इस प्रक्रिया को, इस रूप को हम क्या कहते हैं, विघटन कहते हैं।
अलग होना कहते हैं तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। इसी प्रक्रम को क्या कहते हैं? इसी प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, इसको क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ क्या होता है? खाद्य अंतःग्रहण की विधि तथा विभिन्न विधियां कौन कौन सी, उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। कहने का मतलब है कि जो भोजन ग्रहण करने की विधि होती है वो हर जीव में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। जैसे मधुमक्खी या हमिंग बर्ड या मर्म पक्षी, ये जो पौधे का मस्कंद चूसते हैं। मतलब कहने के मतलब ये है कि जितने जीव होते हैं वो अपना भोजन अलग अलग तरीके से ग्रहण करते हैं। कुछ लोग जो है सीधे पेड़ पौधों को खा के करते हैं, कुछ जंतुओं को खा के करते हैं, कुछ पक्षी होते हैं वो जो है किसी और तरीके से ग्रहण करते हैं भोजन। जैसे हमारे हमिंग बर्ड वगैरह होती हैं और जो तितलियां होती हैं, मधुमक्खी होती है, ये सब क्या करते हैं? फूलों का मस्कंद, मतलब फूलों से मीठा पदार्थ, मीठा तरल पदार्थ वो चूस के उसका जो सेवन करती हैं। ठीक है। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीता है। जैसे कि कहने के मतलब जो मानव होता है, जो छोटा बच्चा होता है, वो माँ का दूध पी के ही जो है अपना जो है आहार लेता है, उससे अपने सारी ज़रूरत की चीज़ें लेता है, जिससे वो उसकी क्रियाशीलता बनी रहे, वह शरीर उसका स्वस्थ रहे। मतलब कहने का मतलब है कि मानव जो है किसी न किसी रूप में क्या करता है? अपना भोजन या आहार लेता है, अपने पोषक तत्व लेता है, अपने मतलब जो है पाचन करने वाली क्रियाओं को अपने मतलब आहार में यूज करता है। ठीक है। अजगर जैसे सांप वंश के प्राणी अपना शरीर को समूचा निकल जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है जो हमारे मतलब सर्प जाति हैं, ये सारे जंतु प्राणी होते हैं, ये अपना जो है आहार क्या करते हैं? निगल का प्रयोग करते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छान कर उसका भक्षण करते हैं। मतलब कहने का मतलब है जितने जीव हैं वो उतने ही प्रकार से अपना भोजन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। चलिए क्रियाकलाप देख लेते हैं। सारणी में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं प्राप्त करने की विधि कौन कौन सी, ये लिखा हुआ है। ठीक है। ये बच्चों ये आपका है, आप इधर देख लीजिए। घोंघा क्या करता है? घोंघा क्या करता है उसके बारे में लिखा है, इसको क्या करना है। चींटी क्या करती है? चींटी जो है कोई चीज़ लाती है, उसको जो है चींटी जो है मतलब खाती है। कहीं मीठा उठा देखो गिर जाता तो क्या करती? चींटी अपना भोजन के रूप में उसको ग्रहण कर लेता है। और चील है, चील भी क्या करती है? कोई चीज़ पकड़ के लाता है। मरमिंग पक्षी होता है, चूसने का कार्य करता है। जू होता है, वो क्या करता है? चूसने का कार्य करता है। क्या करता है? मनुष्य का जो ब्लड होता है उसको चूस के, मच्छर भी ब्लड को चूस के जो है करता है। तितली क्या करती है? ये भी चूसने का। मधुमक्खी क्या करती? चूसने का। ये इस तरह के जो जितने भी जंतु होते हैं वो किसी न किसी रूप में अपना क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? अद्भुत सत्य थोड़ा पढ़ लेते हैं। स्टारफिश या तारा मछली कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कहने का मतलब जो हमारी स्टारफिश या तारा मछली होती है वो कैसे जंतुओं का भोजन ग्रहण करती है? जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट का कठोर कवच होता है, उन जंतुओं का वो क्या करती है? ग्रहण करती है। ठीक है। कवच खोलने के बाद वह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है। कहने का मतलब जो हमारी स्टारफिश है वो क्या करती है? अपना जब मुंह खोलती है तो मुख से वो सीधा क्या करती है? अपनी आमाशय यानी पेट को बाहर निकालती है तथा जंतुओं के कोमल भाग को खाती है। फिर क्या करती है? वो उसके जो भी जंतु उसको पकड़ में आते हैं उसके कोमल भाग को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है। फिर वो क्या करती है? वो फिर उसका जो आमाशय, उसका जो पेट है वो फिर उसके अंदर चला जाता है तथा आहार को धीरे धीरे पचाती है। मतलब वो निगल लेती है। निगलने के बाद वो क्या करती है? उस अपने भोजन को वो धीरे धीरे मतलब क्या करती है? पचाती है। ठीक है। प्रेक्षण सारणी में लिखिए। आप देखें कि सारणी के नीचे लिखी गई खाद्य अंतर्ग्रहण की विधि उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक है जिसमें जंतु भोजन का ग्रहण करते हैं। ठीक है। चलिए अब पढ़ लेते हैं। मानव में जो है पाचन।
हम अपने मुख द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? हम अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करते हैं? अपना भोजन जो है मुख द्वारा ग्रहण करते हैं, पचाते, इससे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। ग्रहण का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो जितने मानव होते हैं वो अपना भोजन किसके द्वारा? मुख से लेते हैं। मुख से लेने के बाद इसे पचाते हैं, पचाते तथा उसका उपयोग भी करते हैं। फिर आहार को बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित कर देते हैं। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? बिल्कुल जानने का कोशिश किया। चलिए, नहीं जानते हैं तो आज जानने की कोशिश करते हैं क्या है। भोजन एक सतत नली से गुजरता है। कहने का मतलब इस सतत में एक पतली सी नली से होकर गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होता है। कहने का मतलब ये जो डायग्राम है ये जो है ये हमारी मुख गुहिका है। इसी से जो है खाना जो है हमारे मुंह में जाता है। कहाँ जाता है? हमारे मुंह में जाता है। कहाँ जा रहा है? मुंह में। यहाँ से हमने खाना लिया और खाना जो है हमारे मुख से जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर। सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गूदा तक जाता है। मतलब गूदा कहाँ है? ये रहा हमारा गूदा। हमारा कहाँ है? यहाँ तक जाता है। ठीक है, तो इसका काम होता है मुख गुहिका तक जाना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इस नली को विभिन्न भागों में बांटा गया है। कहने का मतलब इस नली को कितने भागों में बांटा गया है? विभिन्न भागों में बांटा गया है। चलिए याद कर लेते हैं। पहला कौन सा है? मुख गुहिका। पहला कौन सा है? मुख गुहिका। दूसरा किसको कहेंगे? ग्रास नली या ग्रसिका। पहला मुख गुहिका, दूसरा ग्रास नलिका, तीसरा क्या है? आमाशय, चौथा क्या है? शुद्रांश, और छोटी आंत जिसको बृहदांत मतलब बड़ी आंत। ठीक है, इसको समझ में आया? जो मल से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? मल से जुड़ी होती है तथा मल द्वार अथवा गूदा। क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? ये सभी भाग मिलकर आहार नाल या पाचन नाल का निर्माण करती हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रम रूप में होता है। मतलब कहने का मतलब है कि मुख गुहिका से जब गुहा तक भोजन हमारा जाता है वो हमारे शरीर के विभिन्न भागों से होकर गुजरता है और विभिन्न भागों का अलग अलग कार्य होता है। ठीक है, उसके बारे में हम आगे आगे पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांश तथा आहार नाल से संबंधित विभिन्न ग्रंथियां जैसे लाल ग्रंथि यकृत, अग्नाशय, पाचक रस स्रावित करती हैं। कहने का मतलब है कि जो ग्रंथियां जैसे जो लाल ग्रंथि या यकृत, अग्नाशय, पाचन रस स्रावित करती है। ये क्या करती है? अग्नाशय जो है क्या स्रावित करती है? पाचन रस स्रावित करती हैं। पाचन रस जटिल भागों को उनके सरल रूप में बदल देते। कहने के मतलब जो हम खाना खाते हैं वो हमारे जो है पेट में एक पतली सी आहार नाल के थ्रू जब जाता है तो वो जो है पेट में जाने पे एक लाल ग्रंथि जो होती है वो यकृत जो होती है, अग्नाशय में एक जो है पाचन रस मतलब HCl का निर्माण करती है, जो हमारे भोजन को क्या करती है? पाचन करने के जो मतलब जो जटिल रूप में जो भोजन लेते हैं उसको सरल कर देता है। ठीक है, में बदल देता है। आहार नाल एक समृद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करता है। यही सब मिलकर हमारे किस भाग का निर्माण करते हैं? पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। चलिए आइए डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं थोड़ा सा क्या होता है। देखिए, क्या होता है? ये हमारा मुंह गुहिका है। इसको जो मुंह से हम खाते हैं खाना इसको मुंह गुहिका कहते हैं। लाल ग्रंथि जो हमारे अंदर जो है मुंह के अंदर एक लाल ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, वो हमारे खाने के साथ वो मिलकर वो जो है ग्रासिका नली के थ्रू से वो यकृत, अमाशय, पित्ताशय से होते हुए अग्नाशय में जाता है। फिर अग्नाशय से खाना क्षुद्रांश में, फिर क्षुद्रांश से बृहत्रांत्र में जाता है, फिर वो मलाशय में होते हुए गूदा से करके वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये डायग्राम
याद कर लीजिए, क्योंकि हर कंपटीशन में विद डायग्राम दे देते हैं और इसमें कुछ चीज़ मिसिंग कर देते हैं। आज से पूछता है वो चीज़ कौन सी होगी। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से समझ लीजिए, इसमें कुछ नहीं है। क्या है, फिर से समझ लीजिए, मुख गुहिका, फिर इसमें ये लाल ग्रंथि, जब खाना खाएंगे तो लाल ग्रंथि मिल जाएगी। फिर वो आहार नाल से होते होते वो कहाँ आएगी, अमाशय में आएगी। जब वो अमाशय में आएगी तो अमाशय से एकृत पित्त, ये जो है यहाँ पे क्या है, HCl का निर्माण करती है यह है। और फिर उसके बाद अग्नाशय में आएगी, अग्नाशय से फिर ये क्षुद्रांश में आएगी, फिर बहतांत्र में आएगी, फिर ये क्या करेगी, मलाशय से होके गुदा से करके वो वेस्टेज चीज़ें हमारी बाहर मल मूत्र के रूप में निकल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, मुख गुहिका। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं। भोजन को अंदर लेने की क्रिया को क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन बनेगा, मुख द्वारा जो खाना लिया जाता है उससे क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं, अंदर ग्रहण करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बूझो चित्र 2.2 में दिखाई गई अत्यधिक कुंडलित नाद को देख आश्चर्यचकित है कि वह इसकी लंबाई जानना चाहती है। क्या आप इनका अनुमान लगा सकते हैं? पृष्ठ संख्या 17 में इनकी संकट लंबाई दी गई है। कल्पना कीजिए कि इतनी लंबी संरचना हमारे शरीर के छोटे से हिस्से में किस प्रकार समाई हुई है। ठीक है, तो ये बूझो जानना चाहता है। चलिए ठीक है, हमने दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं। जब हमने मुंह के द्वारा खाना लिया तो उसको हम चबाने, जो लार है, जो लाल ग्रंथि में जो लार है वो क्या करता है, भोजन जब हम चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में पीसते हैं तो पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग सर्किट में धसा होता है। हमारे दांत की आकृति भिन्न भिन्न होती है तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। उनके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, कहने का मतलब होता है जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो क्या करते हैं, भोजन को हम चबाते हैं तो जो हमारे मुख में एक लार होता है वो हमारे भोजन के साथ मिल जाता है और उस मिल जाने के बाद हर चीज़ का अलग अलग कार्य होता है। उसका हम आप नाम जानते हैं और आगे सुनते हैं क्या होता है। ठीक है, आगे देखिए, क्रियाकलाप 2.2। आपने हाथ धोए। ठीक है, हमने हाथ धो लिया। दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। ठीक है, हमने कर लिया। अपनी तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस किया, कर लिया। उनके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं, ठीक है, ये भी हम ठीक है जानने की कोशिश करते हैं। एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। ठीक है, काटा। आप उसे काटने या कर्तन एवं दर्शन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं? कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने, वेदन और फाड़ने का काम करते हैं? उन दांतों को भी समझिए जो चबाने और पीसने के काम आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। दूध के दांत फिर क्या है, चलिए पढ़ लेते हैं क्या है। देखिए, ये हमारा मुख है, मुख बना हुआ है। ठीक है, मुख बना हुआ, ठीक है। उसमें देखते हैं ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, चौवर्णक, फिर अग्र चौवर्णक, रदनक, कृतनक। तो ये हमारे 4 दांत हैं। इसके नाम हम याद कर ले क्योंकि इससे मोस्टली क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, अग्र भाग को क्या कहते हैं, पक्ष भाग को क्या कहते हैं, बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, तो ये हमें जानना जरूरी। चौवर्णक, अग्र चौवर्णक, रदनक, कृतनक, ये हमारे जो है 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, हमारे मुख में लाल ग्रंथि होती है, यस होती है, जो लाला रस या लाल स्रावित करते हैं। क्या आप जानते हैं कि लाल रस का भोजन का क्या प्रभाव पड़ता है? आइए हम पता करते हैं। कीटनाशक दर्शनक वाले दांत, चीरने और फाड़ने वाले दांत, चबाने और पीसने वाले, ये है। इसी में आपको ये सारणी भरना है। चलिए, दूध के दांत तथा अस्थायी दांत क्या होते हैं इसके बारे में पता करते हैं। ठीक है, क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे? यस, गिरे हैं। हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल से निकलता है। ठीक है, जब हम छोटे रहते हैं तो हमारे दांत निकलते हैं। ठीक है,
तथा 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। जब हम 8 वर्ष के हो जाते हैं तो हमारे सभी दांत गिर जाते हैं। इस दांत को क्या कहते हैं? दूध वाले दांत कहते हैं। कौन से दांत कहते हैं? दूध वाले दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकल आते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? अस्थाई दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के अस्थाई दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं। फिर उसके बाद जो अस्थाई दांत बनता है वो हमारे जीवन भर बने रहते हैं, और जब हम वृद्धावस्था की आयु में आता है तो वो पूरा हमारे दांत क्या हो जाता है? गिर जाता है। तो इससे हम क्या कहते हैं? दूध के दांत जो शुरू में निकलते हैं, जो बचपन में हमारे शैशवावस्था में निकलते हैं उसको हम दूध के दांत कहते हैं, और जो हमारे अस्थाई दांत 8 वर्ष की आयु में निकलता है उसको अस्थाई दांत कहते हैं। जब हम वृद्धावस्था की एज में आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? तब हमारे दांत गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो है ये दूध के अस्थाई दांत हो। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 परख ले लीजिए। अब ये हम क्रियाकलाप करने जा रहे हैं 2.3 में। तो 2 परख ले लीजिए, ले लिया ए और बी। ठीक है, उसको चिन्हित कर लिया आप लोगों ने भी कर लिया। ठीक है, कर लीजिए। परख नली ए में 1 चम्मच उबले चावल डाल दिया। ठीक है, हमने एक परख नली में 1 चम्मच उबला हुआ चावल डाल दिया। 1 चम्मच उबले चावल को मुख में लेके 3 से 5 मिनट चबाइए। ठीक है, हमने क्या किया? 1 चम्मच बिना चबाए उसमें डाल दिया। 1 चम्मच जो है मुख में चबा के 2 से 5 मिनट बाद जो है एक परख नली बी में डाल दिया। ठीक है, दोनों तैयार कर ली परख नली। दोनों परख नली में 3 से 4 ml जल डाल दिया। ठीक है, आप लोगों ने डाल दिया। ठीक है, डाल दिया। अब दोनों परख नली में आयोडीन विलयन के 2-3 बूंदे डालिए। ठीक है, आप लोग भी डाल दीजिए तथा उसका परीक्षण कीजिए। यस कर रहे हैं आप। परख नली ए तथा बी में क्या अंतर देखते हैं? परख नली ए तथा परख नली बी में क्या अंतर देखते हैं? परख नली के रंग में परिवर्तन क्यों आता है? परिणामों की चर्चा अपने मित्रों एवं अध्यापकों से कीजिए। ठीक है, क्यों आता है जान लेते हैं। क्योंकि जो लाला रस या चावल के मंड में शर्करा में बदल देता है। जब हम भोजन जो हमारी जब लाल रखती है तो वो जो लाला रस जो होती है, जो चावल के माड़ को होती है, वो शर्करा में या ग्लूकोज में, ये स्टार्च में जो भी है उसमें क्या कर देती है? बदल देती है, मंड में बदल देती है। ठीक है, जीभ एक मसल पेशीय अंग है। क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, जीभ हमारा कैसा पेशीय अंग है? तो मसल युक्त पेशीय अंग है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। कहाँ से जुड़ी होती है? अधर तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग क्या होता है? स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ा सकता है। इतना ये जो है मसल जो है इतनी इसकी सॉफ्ट होती है कि हम जिधर भी चाहें उधर ये मुड़ सकता है। क्या आपको जीभ से कार्य ज्ञात है? आप बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है। जीभ का क्या कार्य होता है? ये भोजन के लार को मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी सहायता करती। क्या करती है? निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। मतलब कहने का मतलब जीभ के द्वारा ही हम किसका पता लगाते हैं? हम स्वाद का पता लगाते हैं। किसका पता लगाते हैं? स्वाद का पता लगाते हैं। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं। ये जो हमारी जीभ होती है, जो उसमें छोटे छोटे रोम जैसे, इसमें क्या होती है? इसी में हमारी स्वाद कलिकाएं होती हैं, जिनकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि जीभ से ही हम जो है स्वाद का पता कर लेते हैं। क्रियाकलाप 2.4 द्वारा हम स्वाद कलिकाओं की स्थिति का पता लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। निम्न पदार्थों के अलग अलग विलयन तैयार कीजिए। ठीक है, कर रहे हैं। पहले चीनी का विलयन एक तैयार कर लिया, नमक का विलयन तैयार कर लिया, नींबू रस का विलयन तैयार कीजिए और नीम की पत्ती अथवा करेले के रस का विलयन तैयार कर लीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं
आप एक मित्र या कोई दोस्त हो उसकी आँख में पट्टी बांध दीजिए, ठीक है। फिर उससे अपनी जीभ बाहर निकाल कर सीधे रखने को कहिए, ठीक है। फिर चित्र 2.6 में देखिए, एक जीभ के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर उपरोक्त में से किसी एक विलयन के नमूने के 1-2 बूंद रखिए। विलयन रखने के लिए दांत कुरदने की खींच का उपयोग करें। इस प्रक्रिया को अन्य विलयों के साथ दोहराएं। प्रत्येक विलयन के पृथक पृथक छींक का उपयोग करें। आपके मित्र से पूछिए कि जीभ के किस भाग से उसे मीठा, नमकीन, खट्टा एवं कड़वे का अनुभव होता है। आप अपने प्रशिक्षण को रिकॉर्ड कर 2.6 में दिखाए गए प्रत्येक क्षेत्र में स्वाद का नाम लिखिए जिसका संवेदन अनुभव करके उसके द्वारा होता है। अन्य सहपाठियों के द्वारा इस क्रियाकलाप को दोहराइए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो हमने ये भाग है इसी से हमें पता चल जाएगा कि जीभ के कौन कौन से भाग से हमको कड़वा लगता है, मीठा लगता है, तीखा लगता है। इसे हम जीभ पर ही डाल कर पता करेंगे, ठीक है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर जाता है। अब आगे हम पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ते हैं। अब हम भोजन की नली पढ़ते हैं। भोजन नली ग्रासिका जिसको बोलते हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्या होता है जब हमने भोजन ग्रहण किया तो नली में कैसे जाता है उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। मतलब कहने के मतलब जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वह ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका नली एवं वक्ष से होती है, ठीक है, हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। किससे सरकता जाता है? नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती है। मतलब कहने के मतलब पूर्ण जितना आहार नाल होगी वो क्या होगी? संकुचित होगी तथा यह गति भोजन के नीचे की ओर ढकेलती है ताकि वो भोजन को क्या कर रही? ढकेलती है ना। पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? भोजन नली निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। चित्र नंबर 2.2 में देखिए, ग्रसिका नली के वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति में संकुचन से भोजन नीचे की ओर जाता है, सरकता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती है। कहने का मतलब जितना भी संपूर्ण नाल होगी वो संकुचित होगी तथा यह गति भोजन के नीचे की ओर भोजन को क्या कर रही है? नीचे की ओर ढकेलती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है। मतलब कहने का मतलब जो हमारा भोजन है, जो हम कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो है भोजन जो है हम आमाशय क्या करता है? स्वीकार नहीं करता है तो वो क्या कर देता है? वोमिटिंग या वुमन कर देता है, बाहर निकाल देता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपको वोमन किया हो तथा उसके कारण के विषय में सोचिए। आपने अभिभावकों एवं अध्यापकों के इस विषय पर चर्चा कीजिए, ठीक है। देख लीजिए ये हमारा ग्रसिका नली है, यहाँ से हमने भोजन दिया तो ये इसके द्वारा संकुचित होकर ग्रसिका से होते हुए आमाशय तक जाती है, ठीक है। पहली जानना चाहती कि वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार से जाती है। मतलब जो है पहली जानना चाहती है अगर हम भोजन जो ग्रहण करते हैं वो वुमेन जो हमारी उल्टी होती है वो किस वजह से भोजन जो है कि बाहर की विपरीत दिशा में क्यों जाती है। चलिए देखते हैं, आमाशय के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। आमाशय मोटी भित्ति वाला एक थैलीनुमा संरचना है। कहने के मतलब जो आमाशय होती है वो हमारी मोटी भित्ति वाली थैलीनुमा संरचना होती है। यह एक चपटा जे की आकृति का होगा। किस आकृति का होता है? जे आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। कहने का मतलब ये आहार नाल का क्या होता है? सबसे चौड़ा भाग होता है। और यह एक और ग्रसिका नली या ग्रसिका से खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर सूत्रांश में खोलता है। समझ में आई बात? चलिए फिर आगे देखते हैं। कभी कभी आप जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं, आपको खांसी उठती है या हिचकी आती है अथवा घुटन अनुभव होता है। यह खाद्य कणों के श्वसन नली में प्रवेश करने के कारण होता है। समझ में आए? किसके कारण होता है? श्वसन नली में प्रवेश करने जो खाद्य कणों हैं वो जो है क्या होती है? श्वसन नली में प्रवेश कर जाती है। श्वसन नली नसिका
से आने वाली वायु को फेफड़े तक ले जाती है। क्या करती है? श्वसन नली का काम क्या होता है? क्वेश्चन पूछ सकता है, श्वसन नलिका या नासिका का कार्य क्या होता है? वो जो है नासिका से आने वाली जो हवा, जो नाक के थ्रू जो हवा आती है वो कहाँ ले जाती है? फेफड़े तक ले जाती है। यह ग्रसिका के साथ साथ चलती है। किसके साथ चलती है? ये ग्रसिका के साथ चलती है। परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही और होता है। कहने का मतलब है ग्रसनी में भोजन तथा वायु जो है वायु एवं भोजन एक ही मार्ग में होता है। फिर भोजन को श्वसन नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है? भोजन निकलते समय एक मसल रचना वाल्व का कार्य करता है जो श्वास नली को ढक लेता है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देता है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो दम घुटने का अनुभव होता है तथा हिचकी आने लगती है। इसे ही खांसी कहते हैं। समझ में आए? चलिए फिर आगे देखते हैं क्या है। अमाशय का आंतरिक स्तर या सतह श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचन सर्वाइव करते हैं। वही हमने जो आपको बताया था अमाशय में किसकी कौन सी अम्ल HCl जो है अम्ल स्रावित होता है। कौन सा अम्ल स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछेगा, आप याद कर लीजिए अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। इसका कार्य क्या होता है? अमाशय के अंदर जो है ये क्या प्रदान करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंचाता है। अम्ल क्या करता है? अनेक जो ऐसे जीवाणु होते हैं उनको क्या करता है? उसको नष्ट करता है तथा भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाता है। साथ ही या मध्य और अम्लीय बनाता, और इसके साथ साथ इस भाग को क्या कर देता है? माध्यम से ये जो है अम्लीय बनाता है, जिससे पाचन रसों की क्रिया करने में सहायता मिलती है। मतलब कहने का मतलब इसमें क्या होता है? पाचन क्रिया करने में क्या मिलती है? सहायता मिलती है। पाचन रस या जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देती है। कहने का मतलब अमाशय में जो कार्य होता है, जो क्रिया होती है, वो क्या करता है? जो पाचक रस होता है या जठर रस होता है, जो प्रोटीन को सरल पदार्थों में क्या कर देता है? विघटित कर देता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यकृत जो होती है वह गहरे लाल रंग भूरे रंग की ग्रंथि होती है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर व्यवस्थित होती है। ठीक है, ये याद कर लेना, यकृत गहरे रंग की ग्रंथि होती है। क्वेश्चन आ सकता है यकृत किस रंग की ग्रंथि होती है? तो लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है। यह आप बिल्कुल याद कर लो बच्चों। जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर होता है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो यकृत होता है वो उदर के किस तरफ होता है? तो वो हमारे दाहिनी या दक्षिण की ओर अवस्थित होता है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो बच्चों प्लीज़ आप याद कर लीजिए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो वो हमारी होती है, कौन सी होती है? यकृत होती है। वो किस कलर की होती है? लाल भूरे रंग की। वो कहाँ स्थित होती है? उदर के दाहिनी भाग में। यह सबसे बड़ी होती है और ये क्या स्रावित करती है? पित्त रस स्रावित करती है। क्या स्रावित करती है? पित्त रस स्रावित करती है, जो एक थैली में संग्रहित होती है। कहाँ संग्रहित होती है? थैली में संग्रहित होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? पित्ताशय कहते हैं। क्या कहते हैं? पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय पित्त रस का वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या करता है? पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? पित्ताशय। ठीक है, आगे चलो पढ़ते हैं। अग्नाशय, हमने यकृत के बारे में पढ़ा, अब हम अग्नाशय के बारे में पढ़ते हैं। अग्नाशय क्या होता है? हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है? ये भी एक ग्रंथ क्या होती है? बड़ी होती है, जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशय जो है अमाशय के ठीक कहाँ? नीचे स्थित होती है, नीचे स्थित होती है। अग्नाशिक रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है। अग्नाशय रस जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित करता है।
मतलब इसका कार्य क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को क्या कर देता है, सरल कर देता है और सरल रूप में परिवर्तित कर देता है, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। जब हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जब हमारे शरीर को मिलती है तो हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में कितने रेशियो में रहता है, 1:1 के रेशियो में रहता है। बच्चों आप ये याद कर लीजिए, ठीक है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों उपयोगी है, और जब हमारे प्रोटीन की कमी हो जाती है शरीर में तो हमें क्या होता है, हमें जो है भूख बहुत लगती है, मतलब मन करता है कितना कुछ खा ले। तो इसलिए इन सब चीज़ों का डाइट जो है हमें अच्छे से लेना चाहिए ताकि हमारे शरीर को ऊर्जा मिल सके, ठीक है। सिर्फ 2 ही चीज़ों से हमें ऊर्जा मिलती है, कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से, ठीक है, तथा इनको उन सरल रूप में परिवर्तित कर देता है जो आंशिक रूप से पचा भोजन क्षुद्रांश के निचले भाग तक पहुंचाता है। समझ में आई बच्चों? चलो आगे देखते हैं। जहां आंतरस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है, कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। किसमें परिवर्तित करता है, सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में, किसको, कार्बोहाइड्रेट को। वसा, वसलीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल तथा प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट आप यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, आप प्लीज़ यहाँ बहुत ध्यान से पढ़िए। चलिए फिर से हम पढ़ा देते हैं इसको, क्या होता है। देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट जो है वो सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। किस में परिवर्तित कर देता है कार्बोहाइड्रेट को, सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में। वसा को किस में परिवर्तित कर देता है, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल को में परिवर्तित कर देता, और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता। ये तीनों चीज़ आपको याद करना है। हमने ऊपर शायद एक चीज़ का नाम नहीं लिया था जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये तीनों हमें क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। और जितने सारे होते हैं जैसे विटामिन होते हैं, खनिज होते हैं, ये सब क्या करती हैं, इनका अलग अलग कार्य होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय का कार्य प्रणाली की खोज हुई। सन 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हो गया, ठीक है। गोली के वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा आमाशय के एक छिद्र हो गया। उसने विलियम ब्यूमंट नामक अमेरिकन वैज्ञानिक चिकित्सक के पास लाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह आमाशय में छिद्र भली भांति बंद न कर सका तथा उस छिद्र को पट्टी से ढक दिया। ब्यूमंट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने की दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक परीक्षण किया। ब्यूमंट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंड कर रहा था, उसकी भित्ति में तरल स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकती है। उसके यह भी देखा कि आमाशय क्षुद्रांत तक तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पचना पूरा हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि अमेरिका का एक वैज्ञानिक था, वहाँ पे उसको एक व्यक्ति को गोली लगी थी। वो जब व्यक्ति उसके पास आया तो उस व्यक्ति को तो उस डॉक्टर ने बचा लिया, पर वो छेद को पूरी तरह से बंद नहीं कर पाया। तो उसने जो है वहाँ से जब देखा तो उसने देखा कि जो है जो आमाशय में भोजन का जो मंथन हो रहा है या जो पाचन हो रहा है, उसकी भित्ति तरल पदार्थ क्या कर रही है, स्रावित कर रही है, ठीक है, जो भोजन को पचाती, मतलब HCl का स्रावित कर रही है, जिससे कारण वो भोजन क्या रहा है, पच रहा है। उसने देखा कि आमाशय में क्षुद्रांश तभी खुलता है जब भोजन पूरी तरह से किसमें कहाँ पच जाए, आमाशय में पूरा भोजन पच जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्षुद्रांश में अवशोषण। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांश की भित्ति में स्थिर रुधिर वाहिका में चला जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांश की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिका में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, रुधिर वाहिका में चला जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांश की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान किसकी रचना होती है, संरचना होती है, क्षुद्रांश की होती है, ठीक है, जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसाकुर कहते हैं। क्या आप
अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घ रोम के आंत में क्या भूमिका होती है। चलिए देख लेते हैं क्या होती है। दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ जाता है। प्रत्येक दीर्घ रोम में क्षुद्र रुधिर वाहिका में जाल फैला रहता है। ठीक है, क्या फैलाए रहता है? वाहिका में इसकी जाल फैला रहता है। दीर्घ रोम की सतह में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। कहाँ अवशोषण होता है? तो याद कर लीजिए, दीर्घ रोम की सतह पर ही भोजन का अवशोषण होता है। अवशोषित पदार्थ का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में होता है। तो उसमें अवशोषित पदार्थ का जो स्थानांतरण होता है उस किसकी सहायता से होता है? रुधिर वाहिका के सहायता से होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? जटिल पदार्थों को बनाने में प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं, जिसके जटिल पदार्थों के बनाने में प्रयोग किया जाता है। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में होता है। कहने का मतलब यह है, जो कोशिका होती है उसमें जो ग्लूकोज उपस्थित होता है उसका विघटन करने पर ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है। किस में हो जाता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और जल में हो जाता है। और इससे क्या मुक्त होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं हो पाता है वो बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बृहदान्त्र में पढ़ते हैं। बृहदान्त्र क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। मतलब जो ये अंग होता है बृहदान्त्र, ये क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग कितने मीटर की होती? 1.5 होती है। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसकी लंबाई 1.5 होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवण का अवशोषण करना होता है। क्या करना होता है? अवशोषण करना होता है। अपचित पदार्थ जैसे मलाशय में चला जाता है। जो अपचित पदार्थ होता है, जो हम उसका पचा चुके होते पदार्थ होता है, वो कहाँ चला जाता है? वो मलाशय में चला जाता है। तथा अष्ट ठोस अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर क्या होता है? समय समय पर गूदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? निष्कासन कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्कासन कहते हैं। चलिए घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए, क्या आपने गाय, भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है? हाँ, देखा है। वह सब समय पर भी लगातार जुगाली करते हैं। यस, करते रहते हैं, हमने देखा है। जब वह खा ना रहे हो तो वास्तव में वह पहले घास को जल्दी जल्दी निगल के अमाशय के एक भाग में क्या कर लेते हैं? भंडारित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं? फिर वह यह भाग रूमेन, जहाँ भंडारित किया जाता है उस भाग को क्या कहते हैं? रूमेन कहते हैं। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंस है, नोट कर लीजिए। जहाँ पर भोजन, जहाँ पर वो घास को इकट्ठा करते हैं उसको क्या कहते हैं? एकत्रित करते हैं उसको क्या कहते हैं? रूमेन कहते हैं। इसको कहलाता है रूमिनेंट। रूमिनेंट में अमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। रूमेन में क्या होता है? भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे हम जुगाल कहते हैं। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा उसको चबाता है। इस प्रक्रम को रोमनन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की अवस्था होती है। यस, होती है, आपने देखा होगा। इस स्थिति को क्या कहते हैं? दस्त कहते हैं। यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता तथा अपय के कारण होते हैं। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है।
चरमावस्था में या घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल एवं लवण की अधिकता क्षति होना, जिससे सहजता से नहीं टाला जा सकता है। चिकित्सक के पास जाने पर ही पूर्व से रोगी को उबाल कर ठंडा हुए जल में एक मुट्ठी नमक या चीनी घोल के पिलाया जाता है। इसे जीवन रक्षक घोल भी कहते हैं, जिसको आज हम जिसके नाम से जानते हैं ORS के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ORS के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। जुगाली करना कहते हैं तथा ऐसे जंतु को रूमिनेंट या रोमथी कहते हैं। घास में सेल्यूलोज की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। सेल्यूलोज की प्रचुर मात्रा किसमें? हरे घास में पाई जाती है। जितने भी हरे घास होते हैं उसमें सेल्यूलोज की मात्रा अधिक पाई जाती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। समझ में आया? वो किस प्रकार क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूमिनेंट अथवा रोमथी पशु, हिरण आदि को रूमेन में सेल्यूलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते। हम जैसे मानव लोग क्या कहते हैं? सीधे डायरेक्ट सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। पहली जानना चाहती है कि ये जंतु भोजन करते समय भली भांति क्यों नहीं चबा पाते हैं। तो बूझो जानना चाहता है कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेल्यूलोज को पाचन क्यों नहीं कर पाते हैं। चलो देखते हैं। जानवरों में जैसे घोड़ा, खरगोश आदि सुजान एवं बेतान के बीच एक थैली नुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे अंधा नाल कहते हैं। भोजन के सेल्यूलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होता है। कहने का मतलब है कि जो भोजन का सेल्यूलोज क्योंकि वहाँ पे जो खरगोश, घोड़े के होते हैं वहाँ एक थैली नुमा संरचना होती है। वहाँ पे जो है कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जो भोजन को पचाते हैं, जबकि मनुष्य में ऐसी संरचना नहीं होती है, इसीलिए वो डायरेक्ट सेल्यूलोज का नहीं पचा पाते। कहने का मतलब ये है। अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिसमें पाचन तंत्र पाया जाता है, ठीक है। परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिसमें ना तो मुख होता है और ना ही पाचन तंत्र होता है। फिर वो अपना किस प्रकार से भोजन अंतर ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन करते हैं। आप भोजन ग्रहण करने की एक अन्य रोचक विधि का अध्ययन करेंगे। अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा जलीयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जंतु है। क्वेश्चन बन सकता है अमीबा कितने कोशिकीय जंतु है? तो एक कोशिकीय जंतु है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, या जो गोल संघनन छेद केंद्रक एवं कोशिका देख लीजिए, उसकी संरचना देख लीजिए, इसी तरीके की होती है। केंद्रक होता है, पादप होता है, उसमें खाद कणिका होता है, खाद धमनी होती है, क्षिप्त होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द्रव में बुलबुले के समान उनकी धमनियां होती हैं। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता है। अमीबा ऐसा जीव है जो निरंतर अपनी धमनियों, अमीबा निरंतर अपनी आकृति और क्या स्थिति बदलता है, उसी के हिसाब से वो क्या करता है और एक अधिक अंगुली के समान प्रवर्धक निकला रहता है, जिन्हें हम पादप कहते हैं, कृत्रिम पांव कहते हैं, जो इन्हें गति देने और भोजन पकड़ने में क्या करती है? सहायता करती है। भोजन कुछ सूक्ष्म जीव का आहार करते हैं। भोजन जो अमीबा होते हैं वो कुछ ही सूक्ष्म जीव का आहार करते हैं। जब इन भोजन का आभास होता है तो ये खाद्य कणों के चारों ओर पदार्थ विकसित करके उनको निगल लेता है। खाद्य पदार्थ की खाद्य धमनी में फंस जाते हैं। कहाँ फंस जाते हैं? खाद्य धमनी में फंस जाते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ से क्या करता है? भोजन ग्रहण पकड़ता है और उसको अंदर कर लेता है, ठीक है। खाद्य धमनी में ही पाचन रस स्रावित होती है। ये खाद्य पदार्थ की क्रिया करके उनको सरल पदार्थों में क्या कर देता है? बदल देता है। पचा हुआ भोजन धीरे धीरे क्या करता है? अवशोषित करता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोगी होता है। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धमनी द्वारा क्या होता है? बाहर निकल जाता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान होता है। कहने का मतलब है भोजन में जो पाचन करने की क्रिया या प्रक्रम जो होता है सभी प्राणियों में एक समान होता है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है, जटिल से सरल में परिवर्तित होता है, ये सभी में होता है। कहने का मतलब होता है एवं ऊर्जा मुक्त होती है। फिर जब वो सरल में परिवर्तित हो जाता है तो वो हमें ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। अगले अध्ययन में
आंत द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थ तथा शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरण के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हो गया। थैंक यू। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।